और गुस्से में उसे घूर कर पूछा, किसने रखा ये नाम? वो आदमी कांप उठा। वो डर कर कांपते हुए बोला, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे मार दोगे। लेकिन जब सूर्या ने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया तो वो थरथरा गया और बोला, हेमंत कपूर ने, और अभी वो आपको ढूंढने के लिए अपनी फोर्स और भी बढ़ाने वाले हैं। काफी मोटा इनाम रखा है उन्होंने आपके नाम पर, बस इससे ज्यादा मुझे तो कुछ और नहीं पता। सूर्या को सारा खेल समझ आ गया था। वो मंद मंद मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसकी वजह से हेमंत जिंदा हुआ था। इसलिए अगर अब दोबारा सूर्या उसको नहीं देखेगा तो वो 3 दिन से ज्यादा जी नहीं पाएगा। इसलिए हेमंत कपूर अपनी पूरी ताकत और फोर्स लगाकर सूर्या को ढूंढने में लगे हुए थे। सूर्या ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा, मरता हुआ आदमी कितना डेस्परेट होता है। सूर्या ने उस आदमी की ओर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, सुन, बोल देना अपने कपूर साहब से कि सूर्या से मिलना है तो ये वांटेड के पर्चे निकलवा कर चोरों की तरह ना ढूंढे, बल्कि इज्जत के साथ ढूंढे। ये कहकर सूर्या अपना कॉलर ठीक करते हुए वहां से निकल गया। वहीं अपने विला में हेमंत कपूर रात को गाउन पहने टेंशन में इधर से उधर चल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी फोर्स लगाने के बावजूद सूर्या मिल क्यों नहीं रहा था। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। जिस मार्केट में सूर्या ने स्टॉल लगाया था वहां भी उन्होंने अपने आदमी लगा दिए थे। पूरे शहर में एक तरह से सूर्या की खोज चल रही थी, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। हेमंत कपूर के पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। वो हर कीमत देकर सूर्या को खोजना चाहते थे। आखिर अब उनकी जिंदगी की डोर सिर्फ सूर्या ही संभाल सकता था। उनके बाजू में ही शालिनी भी आ खड़ी हुई। शालिनी हेमंत के पास गई और कुछ सोचते हुए बोली, बीबी, कहीं वो लड़का सूर्या शहर छोड़कर तो नहीं चला गया? क्योंकि अगर वो यहाँ होता तो अभी तक तो मिल गया होता। हेमंत कपूर इस बात से ही तलमिला गए और ऊंची आवाज में बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर तरफ मैंने नाकाबंदी करवाई हुई है। शहर से बाहर जाने के सभी रूट बंद हैं। वो यहीं कहीं है। और फिर हेमंत कपूर तैश में आकर बोले, मैं उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे शहर के हर घर में जाकर उसे ढूंढना पड़े, मैं वो भी करूंगा। मैं शहर का नक्शा बदल दूंगा, क्योंकि मुझे वो लड़का किसी भी कीमत पर चाहिए। हेमंत ने टेबल पर रखा वास उठाकर गुस्से में फेंक दिया। शालिनी कपूर डर गई। वो हेमंत कपूर को पहली बार इस तरह रिएक्ट करते देख रही थी। आखिर देखती भी क्यों नहीं, बात उनकी जान की जो थी। तभी फोन बजने की आवाज आई। हेमंत कपूर फोन पर ऐसे झपटे जैसे वो उनकी जिंदगी का आखिरी निवाला हो। उन्होंने फोन उठाया और हड़बड़ी में बोले, हाँ, कुछ खबर मिली? सामने से एक आदमी की आवाज आई, सर, हमें पता चला है कि सूर्या ने एक आदमी से ये कहा कि हेमंत कपूर ये डर्टी ट्रिक्स ना खेले। वो चुपचाप आराम से उससे मिलने आए तो काम हो जाएगा। हेमंत कपूर को एक रिलीफ फील हुआ। उन्होंने फोन काटा और ड्राइवर को आवाज दी, ड्राइवर, गाड़ी निकालो मेरी। वहीं सूर्या घर पहुंच चुका था। वो जब दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो उसने देखा कि लारा बेइंतहा की खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल खुले हुए थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। सूर्या लारा को देखकर एक पल के लिए वहीं दरवाजे पर ही रुक गया। उसके कदम वहीं जम गए। लेकिन जब लारा ने सूर्या को देखा तो वो चहक उठी और बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? सूर्या के मुंह से अपने आप निकला, खूबसूरत। खूबसूरत सुनकर लारा के गाल और भी लाल हो गए। फिर वो दोबारा शीशे के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाने लगी। सूर्या ने सोचा, आखिर ये तैयार किसके लिए हो रही है और ये जा कहाँ रही है? अगर ये ऐसे बाहर जाएगी तो सबकी नजरें इस पर ही होंगी और मैं नहीं चाहता कि कोई इसे गंदी नजर से देखे। सूर्या ने सोचा और बेझिझक होकर लारा से पूछ ही लिया, आज इतना रेडी क्यों हो रही हो? कहीं जा रही हो क्या? लारा ने खुद को शीशे में निहारा और फिर मुड़कर सूर्या से कहा, जब कोई लड़की रेडी हो तो समझ जाना चाहिए कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है। शॉपिंग? किसके साथ? सूर्या ने बिना कुछ सोचे तुरंत पूछा। लारा ने अपनी आंखें रोल की और सूर्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ ऑफ कोर्स, और किसके साथ? आज सैटरडे है, मेरा ऑफ है, तो आज हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। देखो तो सही, कैसे अजीब से जंगली जैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने। तुम्हें मैं आज डिसेंट कपड़े दिलवाऊंगी और एक ढंग का फोन भी, जिससे एटलीस्ट इमरजेंसी के वक्त तुमसे कांटेक्ट तो किया जा सके। सूर्या के मन में खुशी की एक इसलिए तुम्हें उस लड़की से भी थप्पड़ पड़ा होगा। तुम्हें लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना ही नहीं आता। सूर्या कुछ नहीं बोल पाया। उसे लगा शायद उसने मजाक मजाक में ज्यादा ही कह दिया। दोनों मॉल के अंदर धीरे धीरे चल रहे थे। लारा ने वेलोरा का शोरूम देखा, लेकिन उसे लगा कि शायद वेलोरा में उसकी जेब पूरी तरह खाली ही हो जाएगी। वो दूसरे नॉर्मल बजट के शोरूम की तरफ देखने लगी। तभी उसे पीछे से आकर किसी ने टैप किया और कहा, हाय लारा। लारा डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक ब्रांडेड कपड़ों में लिपटी लड़की खड़ी थी जिसका नाम चेतना था। चेतना लारा के स्कूल में पढ़ती थी। वो बचपन से ही घमंडी किस्म की लड़की थी।
सूर्या भी चेतना को पहचान गया क्योंकि वो उसी लड़की की दोस्त थी जिसे सूर्या ने बचपन में प्रपोज किया था। सूर्या को याद आया कि चेतना बचपन में बात बात पर सूर्या से लड़ने के बहाने ढूंढती थी। चेतना के बगल में उसके साथ एक लड़का भी खड़ा था जिसकी नजर पूरे वक्त लारा के ब्रेस्ट पर थी। सूर्या का खून उसे देख देख कर खौल रहा था। तभी चेतना की नजर सूर्या पर पड़ी। वो उसे ध्यान से देखने लगी, फिर लारा की तरफ देखकर बोली, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? ये तुम्हारे स्टेटस का लग रहा है। वैसे इसकी शक्ल तो उससे मिलती है। वो इसकी शक्ल तो उससे मिलती है। अरे वो जिसे उसकी माँ ने पानी में फेंक दिया था, जिसकी फैमिली एक दिन में ही तबाह हो गई थी। अरे वो गरीब लोग, क्या नाम था उनका? हाँ, साहनी परिवार। इसकी शक्ल। चेतना ने इतना कहा ही था कि लारा ने उसे चुप करवा दिया और कहा, तुम कितनी रूड और बदतमीज हो। तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं? ओह कम ऑन लारा, अब जबरदस्ती की सेंटी बातें मत करो। मैंने गलती क्या कहा? इसकी शक्ल मिलती है उस लड़के से, बस मैंने वही कहा। मैं तो आगे ये भी कहने वाली थी कि वो भी गरीब था, तुम भी गरीब हो, और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड भी गरीब ही दिख रहा है। कितनी कॉमन चीज है ना तुम सब में। ये कहकर चेतना हंसने लगी। सूर्या अपनी मुट्ठी बांधे खड़ा था। वो खुद के बारे में सुन सकता था, पर लारा पर उंगली उठते देखना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में अपने कदम चेतना की तरफ बढ़ाए, लेकिन तभी लारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में अपनी गर्दन हिलाई। लारा नहीं चाहती थी कि वहां तमाशा हो, लेकिन शायद चेतना तमाशा ही चाहती थी। वो अपनी तीखी आवाज में बोली, अरे बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अब गरीब को गरीब ही कहूंगी ना। लारा का दिमाग खराब हो गया था। उसने सूर्या का हाथ पकड़ा और तैश में उसे लेकर वेलोरा के शोरूम में घुस गई। लारा ने ठान लिया था कि भले ही वो आज कंगाल हो जाए, लेकिन सूर्या के लिए शॉपिंग आज वो वहीं से करेगी। उनको अंदर जाते देख चेतना भी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मजे लेने के लिए शोरूम के अंदर आ गई। अंदर लारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अटेंडेंट से क्या बोले या क्या देखे, पर जैसे ही लारा ने चेतना और उसके बॉयफ्रेंड को अंदर आते हुए देखा, वो सकपका गई और जल्दी में बोली, वो जो कपड़े डिस्प्ले पर लगे वो पैक कर दीजिए। अटेंडेंट हैरानी से लारा को देखने लगा। उसने पोलाइटली पूछा, मैम आपके बॉयफ्रेंड ये ट्राई नहीं करना चाहेंगे? लारा ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं ट्राई नहीं करना है, ये ठीक है, आप बस पैक कर दीजिए। अटेंडेंट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतने महंगे कपड़े खरीद रहा है और ट्राई भी नहीं कर रहा। वो आंखें फाड़ कर लारा को देख रहा था। तभी पीछे से चेतना आई और मुस्कुराते हुए बोली, ओह डार्लिंग लारा, मैंने सुना तुम ये डिस्प्ले वाले कपड़े खरीद रही हो। उसकी कॉस्ट तो पूछ ली ना तुमने? क्योंकि वो डिजाइनर टेरेंस का लिमिटेड एडिशन है। कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस सुनकर तुम्हें चक्कर आ जाए। लारा ना जाने क्यों चेतना से घबरा रही थी। उसने अटेंडेंट की तरफ देखा और जल्दी जल्दी में कहा, आप देखिए मत, जल्दी से बिल बना दीजिए, हमें देर हो रही है। बिना एक मिनट भी गवाए अटेंडेंट ने बिल बनाया और स्माइल के साथ बोला, मैम आपका टोटल बिल हुआ 20 लाख। बाकी आज आप हमारे पहले कस्टमर हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद आपका टोटल बिल है 18 लाख। 18 लाख सुनकर लारा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसके हाथ में उसका कार्ड था, लेकिन उसमें 8 लाख से ज्यादा पैसे नहीं थे। लारा सोच में पड़ गई कि अब आखिर वो क्या करे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 18 लाख के भी कपड़े हो सकते हैं। वो खड़ी खड़ी नर्वस होते जा रही थी। तभी अटेंडेंट ने कार्ड स्वाइप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर लारा आखिर कार्ड देती भी तो कैसे। उसने उन कपड़ों की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए सूर्या से बोली, आई थिंक ये कलर तुम पर अच्छा नहीं लगेगा, हम कुछ और देखते हैं। चेतना दांत दिखाते हुए आगे आई और बोली, कलर तो सिर्फ बहाना है, साफ साफ कहो ना कि तुम्हारे अकाउंट में ये खरीदने लायक पैसे ही नहीं है। थैंक गॉड तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो पे कर देगा। अब प्लीज ये मत कहना कि उसके पास भी पैसे नहीं है। अब समझी, तुम दोनों कंगाल हो और यहाँ महंगे शोरूम में सिर्फ टाइम पास करने आए हो। लारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो चेतना को एक जोर का थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी क्योंकि चेतना की पहचान बड़ी बड़ी MNCs में थी। चेतना लारा का करियर मुश्किल में डाल सकती थी, इसलिए लारा मजबूरन गुस्से का घूंट पीकर शांत खड़ी रही। लेकिन चेतना लारा को परेशान करने में तुली हुई थी। वो बोली, देखो लारा, एक एडवाइस देती हूँ, कब तक ऐसे गरीबी का जीवन जियोगे? एक अमीर रईसज़ादे से शादी कर लो, बात खत्म। अमीर से याद आया, तुम्हें मैंने अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलवाया ना? मीट जयंत, ये साउथ जोन कॉर्पोरेशन में काम करता है। आई एम श्योर तुमने नाम तो सुना ही होगा। आफ्टर ऑल तुम्हारे महेश्वरी ग्रुप से तो 100 गुना बड़ी कंपनी है। इससे तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड क्या करता है? डिलीवरी बॉय है क्या? लारा चुप खड़ी थी। उसके पास जैसे बोलने को कुछ था ही नहीं। वो चेतना के सामने बहुत लो फील कर रही थी। सूर्या ने जब लारा को खामोश देखा तो वो खुद आगे आया और बोला,
मेरे बारे में मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हो। मैं मिरेकल डॉक्टर हूँ, जो लोगों की जान बचा भी सकता है और छीन भी सकता है। बस सूर्या के कहने की देर थी कि चेतना और उसका बॉयफ्रेंड जयंत जोर जोर से हंसने लगे। चेतना अपना पेट पकड़कर बोली, ओह, मैं हंस हंस कर मर जाऊंगी। क्या कहा इसने? ये मिरेकल डॉक्टर है। लारा ने सूर्या को पकड़ा और धीरे से उसके कान में बोली, तुम कुछ भी बोलकर क्यों मजाक बनवा रहे हो? मुझ तक तो ठीक था, अब लोगों के सामने भी ये झूठा प्रोफेशन बता रहे हो। सूर्या ने आंखें चढ़ा ली। वो सोच में पड़ गया कि आखिर लोगों को उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है। सूर्या ने सोचा, एक तरफ वो हेमंत कपूर है जो पूरे जी जान से मुझ जैसे काबिल डॉक्टर को ढूंढ रहा है, और एक तरफ ये लोग जिन्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है। लारा खड़े खड़े बहुत एम्बेरस हो चुकी थी। उसने सूर्या का हाथ पकड़ा और बोली, चलो अब यहाँ से बाहर, हम कहीं और जाकर कुछ खरीदेंगे। लारा सूर्या को बाहर ले जा ही रही थी कि सूर्या अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने लारा को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम सच में मुझे इन कपड़ों में देखना चाहती हो? लारा ब्लैंक हो गई थी। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन सूर्या ने उसकी आंखें पढ़ ली थी। वो कैश काउंटर पर गया और अटेंडेंट से बोला, ये पैक कर दो। लारा की सांसें अटक गई थी। वो मनी मन सोच रही थी, ये पागल हो गया क्या? रेंट देने के पैसे हैं नहीं, यहाँ लाखों के कपड़े खरीदेगा। अटेंडेंट भी इतनी देर से तमाशा देखने के बाद चिढ़ चुका था। वो जान गया था कि टाइम पास के लिए आए हैं, इनके पास पैसे नहीं है। वो सूर्या को मना करने ही वाला था, लेकिन तभी उसने सूर्या के हाथों में ब्लैक वीआईपी कार्ड देख लिया और वो हिल गया। 4 साल से वेलोरा में काम करने के बाद अटेंडेंट को पता था कि ब्लैक वीआईपी कार्ड केवल अल्ट्रा रिच लोगों के पास होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप सूर्या के हाथ से वो कार्ड ले लिया और उसे स्वाइप करने लगा। ब्लैक वीआईपी कार्ड देखकर तो चेतना और जयंत भी हिल गए थे। उनके होश उड़ चुके थे। चेतना तुरंत मुंह खोलकर लारा के पास आई और बोली, लारा, तेरा ये बॉयफ्रेंड चोर है, इसके पास ये कार्ड कहाँ से आया? देखना, ये पिन नहीं डाल पाएगा और जेल जाएगा। लारा डर गई। उसने सूर्या का बाजू पकड़ा और बोला, कार्ड वापस लो, जेल जाने से अच्छा है थोड़ी जिल्लत सह लेंगे। सूर्या ने हैरानी से लारा को देखा और कहा, तुम्हें मुझ पर बस इतना ही विश्वास है? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? लारा कुछ नहीं बोल पाई। वो बस सर झुकाकर वहां खड़ी हो गई। लेकिन चेतना थकने वालों में से नहीं थी। वो तो ना जाने कौन सी दुश्मनी वहां लारा से निकालने आई थी। वो लारा को छेड़ते हुए आगे बोली, डार्लिंग लारा, तुम्हारी चॉइस कभी अच्छी नहीं रही। पहले वो सानी फैमिली के लड़के पर तुम्हारा क्रश था और अब ये नमूना। उफ, कहाँ से पकड़ कर लाई हो तुम? तुम्हें अगर मर्द की इतनी ही नीड थी तो मुझे बताती, मैं तुम्हारे पास लड़के भेजती। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हें अगर पैसों की और बॉडी के लिए किसी की जरूरत है तो तुम्हारे पास कस्टमर भेजो। चेतना ने यह कहा ही था कि एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो कांपती हुई नीचे जमीन पर जा गिरी। चेतना की नाक से खून भी बहने लगा। वो हिल गई थी कि उसके साथ क्या हुआ। सूर्या सामने आया और बोला, बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था। अगर तुम लड़की ना होती तो कब कब भगवान को प्यारी हो चुकी होती। लारा को पहले तो अच्छा लगा चेतना को ऐसे जमीन पर देखकर, लेकिन अगले ही पल वो डर गई और सोचने लगी, शिट, सूर्या ने इसे मार तो दिया, पर अब ये बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहीं मेरी नौकरी? ये सूर्या जहां भी जाता है मुझे मुश्किल में डाल देता है। पहले शमशेर सिंह के वहां और अब यहाँ चेतना के सामने। ये टॉलरेट क्यों नहीं कर पाता? इसे आखिर बदला क्यों लेना होता है? यही सोचकर लारा ने सूर्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें हमेशा बदला क्यों लेना होता है? ऐसी कौन सी आग है तुम्हारे अंदर? सूर्या ने जैसे ही चेतना पर हाथ उठाया, लारा डर गई कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। लारा ने सूर्या के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, तुम्हें हमेशा बदला क्यों लेना होता है? पेशेंस क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर? ऐसी कौन सी आग में जल रहे हो तुम कि चुप नहीं बैठ सकते? सूर्या लारा का ये सवाल सुनकर दंग रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि लारा उसका साथ देगी, ना कि उल्टा उसे ही ब्लेम करेगी। सूर्या का मन कर रहा था कि वो वहां सब कुछ तोड़ फोड़ दे। वो अंदर ही अंदर कुल बुला गया था। तभी स्टोर मैनेजर की आवाज पर सबका ध्यान गया। ट्रांजैक्शन डन। चेतना, जिसका हाथ अभी भी उसके गाल पर था, वो सदमे में चली गई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सूर्या जैसे इंसान ने लाखों के कपड़े कैसे खरीद लिए। ये चेतना की नजरों में उसकी बेइज्जती थी। चेतना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खड़ी हुई और अपने बॉयफ्रेंड जयंत के पास जाकर बोली, इस 2 कौड़ी के इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा और तुम चुपचाप यहाँ खड़े हो। मर्द बनो और रोको इन्हें। मुझे नहीं पता, बस कैसे भी इन्हें ये कपड़े लेने से रोको। बात जयंत के ऊपर आ गई थी। वो खुद को किसी भी कीमत पर कम नहीं दिखा सकता था। वो पूरे रुतबे के साथ आगे बढ़ा और स्टोर मैनेजर के पास जाकर सीधा बोला, या इन 2 लोगों ने इतना तमाशा किया, एक लड़की पर हाथ उठाया और आप इन्हें स्माइल के साथ जाने दे रहे हैं?
साउथ जोन कॉरपोरेशन को जानते हैं ना, जिसके साथ आपके ब्रांड की हाल ही में डील हुई है? क्या वो डील आप कैंसिल करना चाहते हैं? ये कहकर जयंत ने अपना साउथ जोन कॉरपोरेशन का कार्ड दिखाया। मैनेजर सक पका गया। वो हकलाते हुए बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे पता होता कि आप साउथ जोन कॉरपोरेशन से हैं तो आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। चेतना के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया था और वो इतराते हुए बोली, ठीक है, हम आपको माफ कर देंगे। पहले इस लड़की और ये 2 कौड़ी के फटीचर चोर को बाहर निकालो। चेतना ने यह कहा ही था कि उसके गाल पर फिर से एक जोर का थप्पड़ पड़ा और इस बार थप्पड़ सूर्या ने नहीं बल्कि लारा ने मारा था। लारा को अपने लिए बुरा सुनने में इतना फर्क नहीं पड़ा था जितना उसे सूर्या के बारे में सुनकर पड़ रहा था। सूर्या के बारे में भला बुरा सुनकर लारा सब भूल गई कि चेतना उसके करियर पर खतरा भी बन सकती है। वो तो बस चेतना को किसी गुस्सैल शेरनी की तरह देखे जा रही थी। सूर्या जो कहीं ना कहीं लारा से नाराज था, उसकी सारी नाराजगी अब गायब हो गई थी। वो ये देखकर हैरान था कि लारा ने पहली बार स्टैंड लिया और वो भी अपने लिए नहीं, उसके लिए। वो उसके लिए लड़ने को तैयार थी। सूर्या को उसमें अपनी माँ की झलक नजर आने लगी और उसकी आंखें नम होने लगी। तभी जयंत मौका देखकर आगे आया और हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोला, ओह माय गॉड मिस लारा, ये आपने क्या किया? अब देखिए, मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पुलिस को बुलाना होगा। आप 2 मिनट इधर आइए। जयंत लारा को लेकर कोने में गया और धीरे से फुसफुसाया, देखो, अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो बेमतलब तमाशा हो जाएगा। उससे अच्छा कि तुम आज रात मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलो, मैं ये सारा मामला रफा दफा कर दूंगा। लारा अच्छे से समझ गई थी कि जयंत क्या कहना चाहता है। लारा ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली और गुस्से में बोली, बेशर्म जाहिल इंसान। लारा के कहते ही जयंत हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लारा जैसी मिडिल क्लास लड़की उसके ऑफर को मना कर देगी। वो गुस्से से भुनभुना उठा और बोला, तू होती कौन है मुझे जाहिल बोलने वाली? जानती भी है मैं कौन हूं? मैं साउथ जोन कॉरपोरेशन में हेड हूं। जिस कंपनी में तू काम करती है ना, उसे कल खरीद सकता हूं मैं, समझी? जाहिल बोलना है तो अपने ये फटीचर बॉयफ्रेंड को बोल। जयंत के ये बोलने की देर थी कि उसके मुंह में किसी ने ग्लास भरकर पानी फेंक दिया। जयंत हाँफ उठा। उसके कानों पर आवाज आई, मेरी कंपनी का नाम लेकर यहां लोगों को परेशान कर रहे हो? जयंत ने जैसी वो आवाज सुनी वो वहीं जम गया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो आवाज किसकी है। आधे साल पहले उसे ये आवाज लगभग हर दिन अपने ऑफिस में सुननी पड़ती थी। वो आवाज थी साउथ कॉरपोरेशन के फाउंडर मिस्टर हेमंत कपूर की। हेमंत कपूर ने अपनी लाइलाज बीमारी के चलते ऑफिस जाना बंद कर दिया था। कंपनी के सभी डायरेक्टर्स का मानना था कि अब वो वापस नहीं लौट पाएंगे और कंपनी में प्रेसिडेंट की कुर्सी उन्हीं के बच्चों को मिल सकती है। जहां तक जयंत की बात थी, वो कंपनी का CFO था और उसे ये पोस्ट अपने पिता की चालाकियों की बदौलत मिली थी। लेकिन अपने सामने कंपनी के असली मालिक को वापस देखकर जयंत के होश उड़ गए। उसकी पीठ पसीने से भीग गई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि यह अभी तक मरा नहीं, फिर से जिंदा हो गया। जयंत ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाई और बोला, अरे कपूर अंकल, आप यहाँ? आप तो एकदम ठीक हो गए। मैंने सुना था कि आप काफी बीमार हैं। जो घमंड जयंत के चेहरे पर कुछ देर पहले था वो पूरी तरह गायब हो चुका था। अब उसके चेहरे पर बस चापलूसी भरी मुस्कान थी। लेकिन उसकी इस नकली मुस्कान से हेमंत कपूर को कुछ होने वाला नहीं था। उन्होंने मुंह सड़ाते हुए जयंत की ओर देखा और कहा, अगर मैं जरा भी देर से आता तो शायद कोई मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर देता। जयंत की मुस्कान जम गई। उसने फिर भी हेमंत कपूर की तरफ हाथ बढ़ाया और विनम्रता से कहा, अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे क्या आप यहाँ वेलोरा के साथ हमारे प्रोजेक्ट की जांच करने आए हैं? हेमंत कपूर ने जयंत को कोई भाव नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसका हाथ भी झटक दिया और आगे बढ़ गए। वो जिस तरफ जा रहे थे वहां केवल 3 लोग खड़े थे, सूर्या, लारा और चेतना। चेतना को भरोसा था कि हेमंत कपूर उसके पास ही आ रहे हैं। वो खुश हो गई और खुद आगे बढ़कर बोली, कपूर अंकल, जयंत ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आपको खुद यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हम इन दोनों को खुद ही संभाल लेंगे। मैं अपनी फैमिली को भी बता दूंगी। उसके बाद ये दोनों हमें कभी तंग नहीं करेंगे। ये कहने के बाद चेतना लारा को गुस्से से घूरने लगी और बोली, ये होता है रुतबा और ताकत जो मेरे जयंत के पास है। उसके एक कहने पर हेमंत कपूर यहाँ आ गए। अब बोलो, तुम्हारे जैसे गरीब लोग पता नहीं क्यों हम जैसे लोगों के मुंह लगते हैं। लारा की बोलती बंद हो गई थी। वो हेमंत कपूर को देखकर डर से कांप उठी थी। उसे समझ आ गया था कि मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। लारा को डर था कि
कि अगर साउथ जोन कॉरपोरेशन ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया तो वो और सूर्या कभी भी इस शहर में जी नहीं पाएंगे। वो अपने डर में खोई हुई थी कि तभी हेमंत कपूर चेतना को इग्नोर करके सूर्या के सामने जाकर खड़े हो गए। सूर्या को देखकर उनके सख्त चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो इज्जत के साथ बोले, आखिर आपको ढूंढ ही लिया मैंने, मिस्टर मिरेकल डॉक्टर सूर्या साहनी। हेमंत कपूर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सब लोग सन्न रह गए। वहां इतनी शांति छा गई थी कि एक सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। आखिर शहर का इतना बड़ा आदमी सूर्या से इतने झुके हुए लहजे में बात कर रहा था। लारा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सूर्या के बगल में खड़ी थी, लेकिन डर के मारे उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लारा बेचैन थी ये सोच सोचकर कि सूर्या अभी कुछ टाइम पहले ही इस शहर में आया था। फिर भी कैसे वो हेमंत कपूर जैसे ताकतवर इंसान को जानता था और हेमंत कपूर कैसे उसके सामने झुककर बात कर रहे थे। लारा को लग रहा था कि सूर्या कुछ तो अलग है, जैसे उसके चारों ओर कोई रहस्य की चादर लिपटी हो जो लारा को देखने नहीं दे रही थी कि असल में सूर्या है कौन। चेतना और जयंत भी मुंह फाड़े हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। हर कोई सूर्या के मुंह से जवाब सुनने का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ वही था जो सारी गुत्थी को सुलझा सकता था। कुछ सेकंड्स बीत गए। सूर्या ने हेमंत की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। हेमंत कपूर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सूर्या को मनाना इतना मुश्किल होगा। उन्होंने झिझकते हुए कहा, मिस्टर साहनी, ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने बच्चों को सही से नहीं सिखाया। आज मैं अपने नालायक बेटे से माफी मंगवाऊंगा। ये कहते ही हेमंत कपूर घूमे और एक कोने में छुपे हुए अपने बेटे पर गुस्से से चिल्लाए, मयंक, यहाँ आओ और माफी मांगो इनसे। मयंक मुंह नीचे किए धीरे धीरे अंदर आया। उसे बेहद शर्म आ रही थी। वो चुपचाप अंदर आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हेमंत कपूर से सब्र नहीं हुआ। उन्होंने फिर से गरज कर कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? मिस्टर साहनी के सामने घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। मयंक ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल में आग जल रही थी। वो अंदर से कसमसा रहा था, लेकिन अपने पिता के कहने को टाल नहीं सकता था। इसलिए खुद को मनाते हुए मजबूरन घुटनों के बल गिर कर बैठ गया और फिर अनमने ढंग से बोला, मैंने उस दिन गलती की थी, सॉरी। दूर खड़े जयंत ने यह सब देखकर सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वो बहुत अच्छे से जानता था कि मयंक का नेचर कैसा है। आखिर वो दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। मयंक किसी के सामने कभी सिर नहीं झुकाता था और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना तो उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन आज पहली बार वो किसी के सामने अपने पैरों पर गिर पड़ा था। जयंत को लगने लगा कि जरूर सूर्या कोई बड़ा आदमी है, तभी सब उसकी खुशामद में लगे हैं। और ये सोचकर ही वो डर गया। उसे लगा कि अब तो वो गया, अब उसकी जिंदगी बर्बाद। लेकिन इस पूरे ड्रामे का मेन कैरेक्टर सूर्या एकदम शांत खड़ा था। उसने एक नजर मयंक पर डाली और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सदमे में खड़ी लारा को हल्के से थपथपाकर बोला, चलो ऊपर चलते हैं, दूसरी मंजिल पर, वहां से तुम्हारे लिए भी कुछ लेंगे। आज मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं। ये कहकर सूर्या ने वहां खड़े हेमंत कपूर और मयंक को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और लारा को लेकर चला गया। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया था। सूर्या के जाने के बाद हेमंत कपूर एक पल के लिए खड़े रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और गुस्से में आकर अपने ही बेटे को एक जोरदार लात दे मारी और बोले, नालायक, देखा तूने क्या किया? अगर आज मिस्टर साहनी नहीं माने तो याद रखना, तुझे फिर कभी खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। हेमंत कपूर अपने आपे से बाहर थे। वो गुस्से में कांप रहे थे। जैसे ही उनकी नजर जयंत पर पड़ी, वो उस पर भी बरस पड़े और बोले, तूने भी मिस्टर साहनी की बेइज्जती की थी ना? ये मत समझना कि मुझे तेरे और तेरे बाप की पुरानी हरकतों के बारे में पता नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। जब हेमंत कपूर का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने गहरी सांस ली और तुरंत सूर्या के पीछे भागे और बाकी सबको डांटते हुए बोले, कोई भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, तुम सब बेकार के लोग हो। हेमंत कपूर के जाने के बाद चेतना तुरंत जयंत के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, डार्लिंग, अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचो। हेमंत कपूर के जाने के बाद चेतना तुरंत जयंत के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, डार्लिंग, अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचो। चेतना की आवाज इतनी मीठी थी कि जयंत से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में चेतना का मुंह पकड़ लिया और दांत कसते हुए बोला, सब तेरी ही गलती है, तेरी वजह से ही मैं फंस गया हूं और अभी भी मुझसे पूछ रही है कि क्या करें? अरे गड्ढा खोद और उसमें दफन हो जा। चेतना का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई। उसे समझ आ गया था
कि अब जयंत के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं बचा। उसका सबसे बड़ा डर यह भी था कि जयंत ने उसे जो भी गिफ्ट्स दिए थे, महंगी गाड़ियां और बंगले, वो सब उसे लौटाने पड़ेंगे, जिसके लिए चेतना बिल्कुल तैयार नहीं थी। चेतना ने लारा और सूर्या के बारे में सोचकर अपनी मुट्ठी कस ली और बोली, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ। अगर वो दोनों बीच में नहीं आए होते तो ये सब होता ही नहीं। बचपन से ही चेतना खुद को अमीर और ऊंचे घराने की लड़की मानती थी। उसकी नज़र में लारा की कोई हैसियत नहीं थी और आज भी उसका यही मानना था। लेकिन जो बात उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि आखिर लारा के साथ आया वो शख्स था कौन, जिसे हेमंत कपूर इतनी इज्जत दे रहे थे। चेतना को याद आया कि हेमंत कपूर ने उसे मिस्टर साहनी कहा था। चेतना सोच में पड़ गई। उसने अपने मन में बुदबुदाया, मिस्टर साहनी, इसी नाम से पुकारा था उसे, साहनी, मिस्टर साहनी। फिर अचानक चेतना के दिमाग में एक नाम आया, सूर्या साहनी। क्या ये वही सूर्या साहनी है जिसने मेरी दोस्त को स्कूल टाइम में प्रपोज किया था? वही सूर्या साहनी जिसकी माँ ने उसे पानी में फेंक दिया था? ये सोचते ही चेतना का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें डर से फैल गईं। सूर्या साहनी जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? वो वापस आ गया? कुछ देर तक चेतना इसी सोच से हैरान रही। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, क्या चाहिए? चेतना ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने सूर्या साहनी को देखा है। क्या? फोन की दूसरी तरफ से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। शायद फोन गिर गया था। कुछ सेकंड के बाद लड़की की आवाज दोबारा आई, कौन सा सूर्या? वो गवार लड़का जिसकी माँ ने उसे मार दिया था? शायद हाँ, लेकिन मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। 2 घंटे में मेरे घर पहुंचो। उसके बाद कॉल कट गया था। दूसरी ओर सूर्या लारा को लेकर मॉल के सेकंड फ्लोर पर घूम रहा था। करीब 1 घंटे में उसने लारा के लिए 5 से 6 एक से बढ़कर एक कपड़े खरीद लिए थे। हालांकि लारा ने कई बार कहा था कि जरूरत नहीं है, लेकिन शानदार कपड़े देखकर वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई थी। आखिर उसे खूबसूरत कपड़ों से बहुत लगाव जो था, लेकिन पूरे समय उसने सिर्फ डिस्काउंट वाले कपड़े ही चुने। सूर्या ने उसे कई बार कहा कि प्राइस की चिंता मत करो, लेकिन लारा नहीं मानी। आखिर में सूर्या ने उसे अपनी मर्जी से ही कपड़े चुनने दिए। सूर्या लारा को शॉपिंग करते देखकर बहुत खुश था। उसने सोचा, आज के जमाने में कहां मिलती है ऐसी सिंपल और समझदार लड़की। ये सोचकर सूर्या ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, उसने देखा कि हेमंत कपूर उनको छुपकर देख रहे थे। वो आगे बढ़ते बढ़ते हर बार अपने कदम रोक लेते थे। कुछ कहना चाहते थे लेकिन खुद को रोके हुए थे। सूर्या ने उन्हें इग्नोर किया और शॉपिंग जारी रखी। जब सूर्या और लारा शॉपिंग खत्म करके पार्किंग में पहुंचे और कार में कपड़े रखने लगे, तब हेमंत कपूर अचानक सामने आ गए। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। सूर्या को उन पर गुस्सा आ रहा था। वो झुंझलाकर बोला, यहां क्या कर रहे हो? हेमंत कपूर ने हल्का सा मुस्कुराकर बैग कार में रख दिया और सॉफ्ट आवाज में कहा, मिस्टर साहनी, मैं आपसे मिलने नहीं आया, मैं इन मैडम से मिलने आया हूं। लारा के तो जैसे कान ही खड़े हो गए थे। वो हैरान होकर बोली, मुझसे? हेमंत कपूर ने हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया और फिर अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकालते हुए बोले, मैडम, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी कंपनी के स्टाफ ने आपके साथ मिसबिहेव किया। ये मेरी गलती थी, इसलिए माफी के रूप में ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। लारा ने देखा कि हेमंत कपूर उसे अपना बैंक कार्ड ऑफर कर रहे थे जिसमें लाखों रुपए होंगे। लारा ने एक पल सोचा और फिर स्माइल के साथ कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं इसे नहीं ले सकती, सॉरी। हेमंत कपूर को पहले से पता था कि लारा उसका कार्ड नहीं लेगी। उनको यही उम्मीद थी। उन्होंने कार्ड वापस अपनी जेब में रखा और मुस्कुराकर बोले, अगर पैसे नहीं चाहिए तो अब ये कपड़े रख लीजिए, ये मैंने आपके लिए ही खरीदे हैं। आप नहीं लेंगी तो मुझे भी ये काम नहीं आने वाले। लारा ने बैग भरकर कपड़ों पर नजर डाली और वो चौंक गई। ये वही कपड़े थे जिन्हें उसने ट्रायल रूम में पहनकर पसंद किया था, लेकिन ज्यादा प्राइस की वजह से नहीं खरीदे थे। अंदर से तो लारा कपड़े देखकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। सूर्या ने देखा कि लारा को कपड़े पसंद आए हैं तो वो बिना झिझक के बोला, अरे कपूर साहब, इतना सोच समझ कर दे रहे हैं तो रख लो। वैसे भी अब ये कपड़े वो तो खुद पहनेंगे नहीं। लारा कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी सूर्या ने उसका कंधा थपथपा दिया और बोला, रख लो और तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। ठीक है, लारा ने जवाब दिया। जैसे ही लारा कार में बैठी, सूर्या हेमंत कपूर को 2 कदम दूर लेकर गया और बोला, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा।
सूर्या के ये कहने की देर थी कि हेमंत कपूर का चेहरा खिल उठा। उनकी आंखें खुशी से लाल हो गई थीं। वो खुशी में एक्साइटेड होकर बोले, थैंक यू मिस्टर साहनी। लेकिन सूर्या ने सुना ही नहीं। वो अपनी बात बोलकर तुरंत गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहां से निकल गई। जब दोनों घर पहुंचे तो लारा बहुत खुश थी। उसने सूर्या के लिए खुशी खुशी चिकन बिरयानी, सूप और सैलेड रेडी किया था। लारा तब हैरान हो गई जब सूर्या ने एक के बाद एक 5 प्लेट भरकर बिरयानी खत्म कर दी थी। उसे पता था कि सूर्या खाने का शौकीन है, लेकिन उसे इतनी ज्यादा भूख होगी ये उसने नहीं सोचा था। लारा ने मजाक में सूर्या से कहा, तुम्हें ऐसे खाता देखकर लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें भूखा रखती हूँ, और आज पहली बार तुम्हें खाना मिला है। सूर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले उसने कटोरी भर के सूप पिया और फिर पेट पर हाथ फेर कर मुस्कुरा कर बोला, सच कहूं तो मैंने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया था। पहले मेरी माँ। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, खैर पुरानी बातें रहने देते हैं, लेकिन सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। कल फिर से ये सब बनाओगी? सूर्या की शक्ल देखकर लारा को समझ आ गया था कि सूर्या अपनी माँ को याद कर रहा है। ये बात लारा के दिल को छू गई। उसने स्माइल के साथ सूर्या को देखकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। कैसी लगी तुम्हारी मकान मालकिन? ऐसी मालकिन कहीं और मिलेगी तुम्हें? क्या तुम हमेशा मेरे लिए खाना बनाओगी? मतलब कहीं तुम मुझसे अपना प्यार तो कन्फेस नहीं कर रही? देखो मैं तुम्हें बता दूं, मेरी पत्नी बनने के लिए कुछ खास क्वालिटीज चाहिए। सूर्या ने पलक झपकाते हुए कहा। लारा की आंखें बड़ी हो गईं। वो भी सूर्या के मजाक में शामिल होकर बोली, अच्छा बताओ तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सूर्या ने गला साफ किया और सीरियस होकर बोला, पहली क्वालिटी गुड फिगर, दूसरी गुड फिगर, और तीसरी भी वही गुड फिगर। फिर सूर्या ने लारा को देखा और आंख मारकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम इन क्वालिटीज में पास तो होती हो, तो क्यों ना हम आपस में। लारा ने सोफे से तकिया उठाया और सूर्या की ओर फेंक कर बोली, तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो। सूर्या ने लारा का फेंका हुआ तकिया कैच किया और हंसते हुए बोला, अरे और एक फेंको, थोड़ा और ताकत लगाकर फेंको, तब कुछ असर होगा। लारा ने और तकिए फेंके जब तक कि उसकी सांसें तेज नहीं हो गई। फिर अचानक लारा को यह एहसास हुआ कि सूर्या उसे कुछ अलग तरीके से देख रहा है। लारा ने तकिए को वापस सोफे पर रख दिया और गुस्से का नाटक करते हुए बोली, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शायद अभी की भागदौड़ की वजह से लारा की सफेद टी शर्ट हल्के पसीने से भीग गई थी। उसके गुलाबी गाल और हल्की थकावट उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। तभी सूर्या को महसूस हुआ कि इस तरह साथ रहना दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। वो रुक गया और अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया, पर टीवी की खबर ने सूर्या को और ज्यादा हिला दिया। टीवी पर बड़ी खबर आ रही थी कि मृतक की पहचान हो गई है। ये शमशेर ग्रुप्स के मालिक शमशेर सिंह और उनका बेटा था, जिसे संदिग्ध व्यक्ति ने बेरहमी से मार डाला। पुलिस के मुताबिक ये एक सोच समझ कर किया जाने वाला मर्डर है। सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि वे रात में बाहर निकलने से बचें। लारा ने यह खबर सुनी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो शमशेर सिंह और उसके बेटे चेतन सिंह से मिली थी। लारा लगातार इस चिंता में थी कि वो दोनों उससे बदला लेंगे, लेकिन अब वो दोनों ही मारे जा चुके थे। लारा को यकीन नहीं हो रहा था। वो न्यूज देखते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? इतना पावरफुल परिवार भी इस तरह मारा गया? अगर ऐसा करने की हिम्मत किसने की होगी? लारा ने घबराकर सूर्या की ओर देखा। लारा ने देखा कि सूर्या की आंखें बंद थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सुकून मिल गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि ये काम कहीं सूर्या ने ही तो नहीं किया। कहीं ये सब तुम्हारा काम तो नहीं? लारा ने झिझकते हुए पूछा। सूर्या एक पल के लिए लारा को ही देखता रह गया, फिर हंसते हुए डरावनी आवाज में बोला, सच कहूं मैं एक बहुत बड़ा मर्डरर हूं। बदला लिए बिना मुझे चैन नहीं आता। मैं कई लोगों को मार चुका हूं। अब ये सब सुनकर भी क्या तुम मुझे अपने घर में रखोगी? सोच लो, मैं बुरा इंसान हूं, जंगली हूं। हो सकता है कभी मेरी नीयत ही खराब हो जाए। लारा ने सूर्या की बातें सुनी और राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि सूर्या साफ झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि असली मुजरिम कभी अपने गुनाह खुद नहीं कबूलते। देर रात को सूर्या जब घर से बाहर कुछ जड़ी बूटियां लेने पास की दुकान में गया, तो वहां एक लंबी खूबसूरत औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह औरत वही इंस्पेक्टर बबीता थी जिसने सूर्या को कुछ दिन पहले हथकड़ी पहनाई थी, लेकिन आज वो अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं थी, शायद छुट्टी पर थी। उसने सूर्या को देखा और सार्कास्टिक होकर पूछा, क्या हुआ? शरीर कमजोर हो गया है जो जड़ी बूटियां खरीदने आए हो? सूर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप दूसरे डायरेक्शन में चलने लगा। जब वो कुछ कदम आगे निकल गया तो बबीता ने पीछे से ऊंची आवाज में कहा, रुको,
सिंह परिवार का मर्डर तुम्हारे हाथों हुआ है ना? सूर्या के तेज चलते कदम अचानक रुक गए, लेकिन फिर भी उसने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने अभी अभी ये न्यूज़ देखी। मैडम, बिना सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर बबीता मुस्कुराती। उनकी आंखों में उस वक्त कुछ तो अलग था। उन्होंने अपने हाथ फोल्ड किए और स्माइल के साथ पूछा, ठीक है, मर्डर की बात छोड़ो, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है। 8 साल पहले समुद्र में डूबने वाला वो लड़का, वो कैसे बचा? इंस्पेक्टर बबीता ने सूर्या को देखकर अपने हाथ फोल्ड किए और स्माइल के साथ पूछा, मर्डर की बात छोड़ो, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है। 8 साल पहले समुद्र में डूबने वाला वो लड़का, वो कैसे बचा? सूर्या की सांसें थम गईं। वो अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा हो गया। उसने अपनी निगाहें उठाकर बबीता की तरफ देखा। सूर्या की आंखों में कई सवाल घूम रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि बबीता उसकी असली पहचान का पता लगा लेगी। सूर्या खामोश रहा, लेकिन बबीता कुछ कदम चलकर आगे आई और सूर्या के कान में फुसफुसाकर बोली, तुम वही सूर्या सानी हो जो 8 साल पहले मर गया था? कौन सोच सकता था कि वो मरा हुआ लड़का न केवल वापस लौटेगा बल्कि खतरनाक ताकत के साथ लौटेगा। बबीता सूर्या के साथ बैठकर आराम से सारी बातें करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इन 8 सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे सूर्या इतना बदल चुका था, वो इतना ताकतवर हो गया था। बबीता ने फुर्ती से अपनी बेल्ट टाइट की और ऑर्डर देते हुए बोली, सूर्या, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आज रात को डिनर साथ करते हैं। ये पहली बार था जब बबीता ने खुद किसी आदमी को डिनर के लिए इनवाइट किया था। आखिर बबीता को सूर्या में दिलचस्पी जो पैदा हो गई थी, वो सूर्या का सच जानने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। लेकिन सूर्या को जैसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने एटीट्यूड में ही बेपरवाही से कहा, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने अपने मकान मालिक से वादा किया है कि आज रात डिनर के लिए घर वापस आऊंगा। इतना कहकर सूर्या बबीता का जवाब सुने बगैर ही मुड़कर चला गया। लेकिन बबीता सूर्या का जवाब सुनकर पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सूर्या उसके इनविटेशन को ठुकरा देगा। बबीता हैरान थी। वो सोच में पड़ गई। क्या सच में सिर्फ मकान मालिक की वजह से उसने मुझे मना कर दिया? वो मुझे मकान मालिक से भी नीचे देखता है। इस सूर्या के पास आंखें नहीं है क्या? जहां हर कोई मुझसे बात करने को तरसता है, वही एक ये है जिसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। अगर उसे नहीं आना था तो ठीक था, लेकिन मकान मालिक को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ये तो साफ साफ मेरी इंसल्ट है। आधे घंटे बाद सूर्या चुपचाप दबे पांव लारा की किचन में जड़ी बूटी लेकर पहुंचा। लारा सो रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर सूर्या ने किचन का दरवाजा अच्छे से बंद किया और अपने काम में लग गया। सूर्या ने जब किचन में बर्तनों पर नजर डाली तो उसका सिर दर्द करने लगा। उसने मन में सोचा, काश मैं अपने मास्टर की औषधि बनाने वाली भट्टी साथ ले आता, सब कुछ कितना आसान हो जाता। अब यहां तो इन मॉडर्न बर्तनों और पेन से ही काम चलाना पड़ेगा। बड़े शहरों की भी अपनी कमियां होती हैं। फिर बिना समय गवाए सूर्या ने इंडक्शन में कुकर रखा और सबसे तेज टेम्परेचर कर दिया और जड़ी बूटियां उसमें डाल दी। कुकर का काम सिर्फ जड़ी बूटियों को गर्म करना था। असली रिफाइनिंग के लिए सूर्या को अपनी एनर्जी की रेस भी उसमें डालनी थी। कुछ ही देर में बर्तन का पानी उबलने लगा, लेकिन सूर्या जानता था कि औषधि को पूरी तरह से गाढ़ा होने में समय लगेगा। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। बर्तन में औषधि पिघलने लगी। सूर्या अब तक पसीने से भीग चुका था। उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सूर्या थका हुआ अपने मन में बुदबुदाया, नहीं, मुझे और ताकत लगानी होगी, मुझे प्रोसेस खत्म करना है। सूर्या ने पूरी हिम्मत के साथ औषधि बनाने का प्रोसेस चालू रखा। 1 और घंटा बीत गया। बर्तन नीचे से जलने लगा। अंत में सूर्या ने देखा कि कुकर के अंदर डाली हुई जड़ी बूटियां गाढ़े से पदार्थ में बदल गईं। सूर्या ने तुरंत उस पदार्थ से करीब 5 से 6 गोलियां बना ली। हालांकि 5 से 6 गोलियों से सूर्या ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को मनाते हुए सोचा, बुरा नहीं है, असली प्रॉब्लम इस इंडक्शन की है। मुझे जल्दी आगे के लिए कहीं से एक अच्छी भट्टी ढूंढनी होगी, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर सूर्या ने जल चुके बर्तन और इंडक्शन की तरफ देखा और लंबी सांस लेकर सोचा, मुझे जल्दी से सब कुछ नया लाना पड़ेगा, वरना लारा के जागने पर मुश्किल हो जाएगी। सूर्या ने तुरंत फटाफट एक खाली पानी की बोतल में 5 गोलियां डाल दी। जैसे ही उसके बाद उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि लारा पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी और कान लगाकर सुन रही थी। सूर्या के दरवाजा खोलते ही लारा सकपका गई। वो झेप मिटाने के लिए जोर से खांसी और किचन के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए बोली, तुम अकेले रसोई में क्या कर रहे थे? कहीं तुम कुछ ऊटपटांग हरकत तो अंदर नहीं कर रहे थे? शोर क्यों हो रहा था?
और ये अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? लारा के इतने सारे सवाल सुनकर सूर्या हड़बड़ा गया और बोला, वो मैं बस एक औषधि बना रहा था। लारा के मुंह पर हैरानी छा गई। वो असमंजस में बोली, क्या बना रहे थे? औषधि? पर क्यों? तुम्हें चोट वोट लगी है क्या? और लारा सूर्या को देखने के लिए किचन के अंदर घुस गई। अंदर घुसकर लारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और हैरानी में बोली, ये क्या हालत कर दी है तुमने मेरे किचन की? ऐसा लग रहा है जैसे वहां युद्ध हुआ हो। और ये मेरा बर्तन भी जला दिया। ये क्या किया है तुमने यहाँ सूर्या? लारा अपनी किचन की हालत देखकर गुस्सा हो गई और मुट्ठी बांधे खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर एक भूरे रंग की गोली पर पड़ी। लारा ने उसे उठाया और सूंघा। उससे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। लारा ने सूर्या को घूरते हुए पूछा, ये औषधि बना रहे थे तुम? क्या ये किस काम की है? इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। जहर है क्या ये? तभी लारा को अचानक सूर्या का बताया हुआ ब्यूटी फॉर्मूला याद आया। वो आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, रुको, क्या ये वही ब्यूटी पिल है? सूर्या क्योंकि पकड़ा जा चुका था तो उसे सच बताना ही पड़ा। एक्चुअली ये एक नॉर्मल औषधि है, ये ब्यूटी पिल नहीं है। इसे खाने से कुछ बीमारियां तुरंत ठीक हो सकती हैं। हाँ, गंभीर बीमारियों के लिए शायद कुछ और गोलियां चाहिए होंगी। अगले कुछ दिनों में मैं एक अच्छी भट्टी ढूंढूंगा और तब तुम्हारे लिए भी कुछ गोलियां बना दूंगा। लारा ने सिर पकड़ लिया और सीरियस टोन में कंसर्न के साथ बोली, कल तुम्हें फुर्सत हो तो बताना, मैं तुम्हारे लिए एक साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सूर्या एक पल को खामोश हो गया। उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो लारा से बहस कर सके, क्योंकि वो जानता था कि लारा उसका यकीन करेगी ही नहीं। वो दरवाजे की ओर मुड़ा और बोला, मैं एक नया बर्तन खरीदने जा रहा हूं। रही बात इस गोली की, रखना है तो रख लो, नहीं तो फेंक दो। और सूर्या वहां से तेजी से निकल गया। लारा को वहां किचन देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा, जिसने गंदा किया है वही साफ भी करेगा, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ। और लारा किचन से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह सूर्या अपने वादे के मुताबिक हेमंत कपूर के घर पहुंच गया। सूर्या ने देखा कि कपूर विला के एंट्रेंस पर ही सब उसका इंतजार कर रहे थे। सब लोग उसे अंदर ऐसे ले जा रहे थे जैसे वो प्राइम मिनिस्टर हो। घर के हॉल में पहुंचकर सूर्या ने देखा कि हेमंत कपूर मुरझाए से उसी का वेट कर रहे थे। वो सूर्या को देखकर खिलखिला उठे और बोले, अरे मिस्टर साहनी, आप आ गए। थैंक यू सो मच। मुझे रात भर से नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था मैं मरने वाला हूं, पर अब आपको देख लिया तो चैन वापस आ गया। आप कुछ लेंगे, नाश्ता पानी, या हम इलाज के लिए सीधा 3rd फ्लोर पर चलें? सूर्या ने हेमंत कपूर को देखा और कैजुअली कहा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे, आप यहीं बैठे रहिए। सब हैरान हो उठे। मिस्टर सानी, क्या मुझे लेटने की भी जरूरत नहीं है? हेमंत कपूर का दिल सूर्या की बातें सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, नहीं, लेटने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस अपना मुंह खोलो। सूर्या ने जवाब दिया और अपनी जेब से एक पिचकी हुई प्लास्टिक की बोतल निकाली। उसने उसका ढक्कन खोला और उसमें से 5 भूरी सी अजीब सी दिखने वाली गोलियां निकाली। कपूर परिवार के सभी लोग पानी की पिचकी हुई बोतल और गंदी सी गोलियों को देखकर दंग रह गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर हेमंत कपूर को वो गोलियां खाने से रोके, क्योंकि आखिर सिर्फ सूर्या ही था जो हेमंत कपूर को बचा सकता था। हेमंत कपूर ने उन गोलियों को देखा और घबराहट में अपना गला सूखा महसूस किया। खाओगे या नहीं? अगर नहीं खाओगे तो मैं इन्हें वापस रख लेता हूं, सूर्या ने कहा, जब उसने देखा कि हेमंत कपूर गोलियों से झिझक रहे थे। जैसे ही सूर्या गोलियों को वापस रखने लगा, हेमंत कपूर घबरा गए और जल्दी से बोले, मैं खा लूंगा, मैं खा रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने गोलियों को झटपट उठा लिया और बिना सोचे समझे, बिना किसी सफाई की चिंता किए, अपनी आंखें बंद करके सारी गोलियां गटक ली। खुली की खुली रह गई। वो अपनी पोजीशन पर बुत बनकर किसी पुतले के जैसे लगने लगे, जैसे वो हिलडुल ही नहीं पा रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद हेमंत कपूर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका पूरा शरीर एक गर्म कंबल में लिपटा हुआ हो और वो जोर जोर से चीखने लगे। आसपास खड़े सभी लोग हैरान थे। माही और उसकी माँ की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो सवालिया नजर से सूर्या की तरफ ही देख रहे थे। और फिर अगले ही पल हेमंत कपूर की चीख बंद हो गई। वो शांत हो गए। उन्होंने पहले कभी इतनी राहत महसूस नहीं की थी। वो हड़बड़ाए और हैरानी में बुदबुदाए, ये क्या हुआ? मैं हेमंत कपूर उस वक्त जो महसूस कर रहे थे उसे वो शब्दों में बयां कर ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके सालों से चले आ रहे दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो उनका नया जन्म हुआ हो। वो अपनी जगह से खड़े हुए
और उन्होंने आगे बढ़कर सूर्या के आगे हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल गिरकर वो सूर्या के सामने झुक गए। मिस्टर सहानी, आप जादूगर हैं। आपने वो अपनी बेटी की शादी भी सूर्या से करवा देंगे। हेमंत कपूर सूर्या से कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी सूर्या बोला, अगले कुछ दिनों तक हल्का खाना ही खाना। दवा पूरी तरह असर दिखाने में थोड़ा समय लेगी, लेकिन आपकी बीमारी अब कोई गंभीर समस्या नहीं है। निश्चिंत रहिए, चलता हूं। सूर्या जाने ही वाला था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया। वो रुक गया और बोला, आप मेरे पहले मरीज हैं। चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको खाने पर बुलाता हूं, लेकिन जगह मैं तय करके बता दूंगा। कल शाम मिलते हैं, आपके पास समय होगा? हेमंत कपूर यही तो चाहते थे, सूर्या के साथ वक्त बिताकर उसे अपना करीबी बना लेना। उन्होंने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, बिल्कुल, आपके लिए तो समय ही समय है, मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, मैं आपको फोन कर दूंगा, सूर्या ने कहा और वहां से निकलने को हुआ कि तभी हेमंत कपूर ने सूर्या को आवाज दी और कहा, वो नंबर तो ले लीजिए। और फिर अपनी बेटी की तरफ मुड़कर बोले, अरे बेटा माही, अपना नंबर दे दो साहनी साहब को। माही हैरान हो गई कि आखिर उसके डैड उसका नंबर क्यों सूर्या को देने को कह रहे थे। लेकिन जब उसने अपने पिता की कड़ी नजरें देखी, उसने चुपचाप एक कागज पर अपना नंबर लिखकर सूर्या को दे दिया। सूर्या ने फोन नंबर देखा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। माही बेटा, मिस्टर सहानी को छोड़कर आओ, हेमंत कपूर ने फिर से कहा। माही फिर हैरान हो गई कि आखिर डैड चाहते क्या हैं। लेकिन तभी सूर्या बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगा, सूर्या ने कहा और फिर सबकी आंखों से ओझल हो गया। हेमंत कपूर को खाने पर बुलाने के पीछे सूर्या का एक गहरा मकसद था, वरना बेफिजूल वो हेमंत कपूर को तो क्या, किसी को भी अपना वक्त नहीं देता। दरअसल सूर्या जिस मकसद के लिए मुंबई आया था वो आधा तो हो गया था, लेकिन आधा अभी भी बाकी था। सूर्या ने शमशेर सिंह को तो ठिकाने लगा दिया था, लेकिन अभी भी उसने अपने पिता की फैक्ट्री, जो उनसे बरसों पहले धोखे से छीन ली गई थी, सूर्या ने वो फैक्ट्री अभी अपने कब्जे में नहीं की थी, जिसके लिए सूर्या को हेमंत कपूर की मदद लगने वाली थी। इसलिए सूर्या ने बहुत सोचकर उन्हें खाने के लिए इनवाइट किया और वहां से चला गया। सूर्या वहां से सीधा ओमकार जाधव की जड़ी बूटियों की दुकान में चला गया। वो टैक्सी से उतरा, उसने देखा कि ओमकार जाधव उसी का वेट कर रहे थे। आप आखिरकार आ गए, मुझे डर था कि आप भूल ना जाएं। अभी अभी कुछ जड़ी बूटियां सीधा हिमाचल से मंगवाई हैं, बहुत ताज़ा हैं और उनके असर भी बेहतरीन हैं, ओमकार जाधव ने आगे बढ़कर सूर्या से कहा। सूर्या ने ओमकार की ओर देखा और कहा, जड़ी बूटियां कहाँ हैं, मुझे दिखाइए। आइए, कहकर ओमकार सूर्या को लेकर हॉल के पीछे के आंगन में ले गया। पीछे का आंगन जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। वजन के हिसाब से देखा जाए तो वहां करीब 200 किलो जड़ी बूटियां होंगी। सूर्या ने ध्यान से उन जड़ी बूटियों को देखा और वो तुरंत समझ गया कि वो बेहतरीन क्वालिटी की जड़ी बूटियां थी, उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा। सूर्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खुश होकर बोला, वाह, मुझे पसंद है, आप मुझे इनका दाम बता दो बस। ओमकार जाधव वो सारी जड़ी बूटियां सूर्या को मुफ्त में देना चाहता था, लेकिन जानता था कि सूर्या कभी राजी नहीं होगा, इसलिए उसने काफी कम कीमत लगाई और बोले, 20 लाख दे दो। असल में उन जड़ी बूटियों को मंगवाने में ओमकार को लगभग 80 से 90 लाख का खर्चा आया था। सूर्या भी समझ गया था कि ओमकार उसे घाटे में माल बेच रहा था, लेकिन सूर्या कुछ नहीं बोला। उसे मालूम था कि कोई भी बिजनेसमैन अपना नुकसान यूं ही नहीं करवाएगा, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। इसलिए सूर्या चुप रहा। उसने पेमेंट की, एक एड्रेस लिख दिया और बोला, कल दोपहर 3 बजे तक जड़ी बूटियां इस एड्रेस पर भिजवा देना। और सूर्या जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसने ओमकार की तरफ देखकर पूछा, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि मुझे यहाँ अल्केमी स्टोव कहाँ मिल सकती है? अल्केमी स्टोव? ओमकार का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम अल्केमी जानते हो? ओमकार ने कांपती हुई आवाज में पूछा। यह बात ओमकार के लिए हजम कर पाना बेहद मुश्किल थी कि उसके सामने खड़ा शख्स अल्केमी जानता है, जिसमें ऐसी औषधियां बनाई जाती हैं जो इंसान को अमरता तक प्राप्त करवाते हैं। ओमकार के लिए यकीन कर पाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि इंडिया में अल्केमी जानने वाले लोग बचे ही नहीं थे। इसलिए सूर्या के मुंह से अल्केमी शब्द सुनकर ओमकार का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वो बस आंखें फाड़ कर सूर्या को देखने लगे और सूर्या के जवाब का इंतजार करने लगे। सूर्या समझ गया कि उसने अल्केमी बोलकर गलती कर दी है, क्योंकि अगर उसका ये सच दुनिया के सामने आया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। सूर्या नहीं चाहता था कि उसका अल्केमी का राज बाहर आए। वो बहाना सोच ही रहा था कि ओमकार ने फिर पूछा, सच बताओ, तुम अध्यात्म के गहरे लेवल पर उतर चुके हो ना? तुम्हें अमर हो जाने वाली औषधि बनानी आती है ना? तुम किसी भी मरते हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो ना? तुमने ये सारी जड़ी बूटियां मुझसे अल्केमी के लिए ही ली है ना?